तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। अब जब हम बात करते हैं सिंचाई परियोजनाओं की तो सबसे पहले आ जाता है कि डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सिंचाई परियोजनाएं हैं इनको क्या कहा है, एक प्रकार से क्या उपनाम दिया है इनको, तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने? सिंचाई परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। और ये कब कहा था? जब भाखड़ा नगर बांध का इन्होंने शिलान्यास किया था। तो चमत्कारिक विराट वस्तु बोला इसको। ठीक उसी समय इन्होंने जो सिंचाई परियोजना है इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें सिंचाई परियोजनाओं की तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं होती है। सबसे पहले होती है लघु सिंचाई परियोजनाएं या छोटी सिंचाई परियोजनाएं। लघु सिंचाई परियोजनाएं कौन सी परियोजनाएं लघु सिंचाई परियोजनाएं कहलाती है? ऐसी परियोजनाएं जिनमें 2000 हेक्टेयर से कम भूमि सिंचित की जाती है। कौन सी परियोजनाओं के अंतर्गत आ जाती है? लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आ जाती है। अब बात करें कि ये वाली जो सिंचाई परियोजनाएं हैं इनमें सबसे ज्यादा मूल रूप से कुओं के द्वारा, नलकूप द्वारा, स्प्रिंकलर द्वारा, फव्वारा पद्धति मतलब या छोटे वाले जिनको एनीकट बोल देते हैं, एनीकट के द्वारा इत्यादि के द्वारा सिंचाई की जाती है। ये सभी किस में आ जाती है? छोटी सिंचाई परियोजना में आ जाती है। बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत में 62% जो सिंचाई होती है वो कौन सी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आती है? लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। भारत में 62% जो सिंचाई है वो इसी प्रकार से की जाती है, इन्हीं माध्यमों के द्वारा जो है की जाती है। दूसरे प्रकार की जो यहाँ पर सिंचाई परियोजनाएं आ जाएंगी, ये है मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाएं। मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाएं कौन सी होती है? जो 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती हो कहलाती है मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाएं। मध्यम सिंचाई की परियोजनाओं में मूल रूप से किसको शामिल किया जाता है? ये सिंचाई की जाती है नहरों के द्वारा की जाती है, सामान्यतः नहरों के द्वारा की जाती है। और इसके बाद में हम बात करेंगे बृहद या बड़ी सिंचाई परियोजनाएं। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में किससे ज्यादा? 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जो भूमि सिंचित की जाती है वो कौन सी परियोजना के अंतर्गत आ जाती है? बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है आ जाती है। बात करें हम तो देश में लगभग 38% जो सिंचाई की जाती है वो इन्हीं के माध्यम से की जाती है। एक बार वापस देखेंगे कि लघु सिंचाई परियोजनाएं कौन सी परियोजनाएं होती है? तो ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनमें 2000 हेक्टेयर से कम भूमि की सिंचाई की जाती है। इनका मूल माध्यम होता है कुओं के द्वारा, नलकूप द्वारा, स्प्रिंकलर द्वारा, फव्वारा पद्धति, छोटे निकट छोटे बांधों के द्वारा इस प्रकार की सिंचाई की जाती है। लगभग 62% इसी प्रकार की होती है, मध्यम और लघु आकार की। फिर मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाएं कौन सी परियोजनाएं होती है? जो 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के मध्य की सिंचाई की जाती है। इन सिंचाई परियोजनाओं में सिंचाई का मुख्य जो माध्यम होता है वो क्या होता है? नहरें होती है। इसके बाद में होती है बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, बड़ी या बृहद सिंचाई परियोजनाएं जिनमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर सिंचाई की जाती है। तो ये सभी होती है बड़ी सिंचाई परियोजनाएं। अब
अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हम बोलते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो बहुउद्देशीय किसको कह रहे हैं हम? तो बहुउद्देशीय का मतलब होता है एक प्रकार से, एक तो जैसे इनसे एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जैसे एक तो हो जाएगा सिंचाई, सिंचाई के अलावा हो जाएगा पेयजल, पेयजल के अलावा हो जाएगा विद्युत निर्माण, पन विद्युत इसी के द्वारा बनाई जाती है, इसके द्वारा, और इसके अलावा हो जाएगा कल कारखानों या उद्योगों में पानी को पहुंचाना, या हो जाएगा वनों की वृद्धि के लिए भी जो है सिंचाई परियोजनाएं चलाई जाती है। तो एक से अधिक उद्देश्यों के लिए अगर सिंचाई परियोजनाएं चलाई जाती है तो वो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं कहलाती है। इसमें सिंचाई आ जाती है, पेयजल, विद्युत निर्माण है, कल कारखाना, उद्योगों का विकास है और वनों की वृद्धि इत्यादि कुछ एक प्रमुख जो है क्षेत्र आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान से पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है, तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? कुएं एवं नलकूपों द्वारा होती है। बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में भी सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? कुएं एवं नलकूपों द्वारा होती है। याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं एवं नलकूपों के द्वारा। और इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो भारत में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो कौन से राज्य में? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में होती है। पूछ लीजिए राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो होती है कहां पर? गंगानगर या श्री गंगानगर में। पूछ लिया जाए भारत में न्यूनतम सिंचाई कहां पर होती है? भारत में न्यूनतम सिंचाई होती है कौन से राज्य में? मिजोरम में। तो पूछ लिया जाए राजस्थान में न्यूनतम कहां पर होती है? राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई होती है राजसमंद जिले में। इसके अलावा पूछ लिया जाए नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से राज्य में होती है? तो पहले होती थी तमिलनाडु में, अब होती है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में। पूछ लिया जाए नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है राजस्थान में? तो बात करें जयपुर में। जयपुर में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? नलकूपों के द्वारा होती है। पूछ लिया जाए नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत में कहां पर होती है? यूपी में ही होती है। पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो श्री गंगानगर में होती है। इसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो आंध्र प्रदेश में होती है। और पूछ लिया जाए तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है राजस्थान के में? तो भीलवाड़ा में। तो ये कुछ एक प्रमुख तथ्य हो जाते हैं जिनको याद रखना है हम लोगों को। देखेंगे भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूपों के द्वारा होती है। राजस्थान में भी सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? कुएं एवं नलकूपों द्वारा ही होती है।
बात करेंगे सर्वाधिक सिंचाई देश के किस राज्य में होती है? यूपी में होती है। पूछ ली जाए राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो श्री गंगानगर में होती है। भारत में न्यूनतम जो सिंचाई होती है किस राज्य में होती है? मिजोरम में होती है। राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई किस जिले में होती है? राजसमंद जिले में होती है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होगी कौन से राज्य में? यूपी में। और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? तो जयपुर है। पूछ ले जाए नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो उत्तर प्रदेश में ही होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों के द्वारा कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में। तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? किस राज्य में होती है? आंध्र प्रदेश में। और तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है राजस्थान के? तो भीलवाड़ा जिले में सिंचाई सर्वाधिक होती है। ये कुछ एक यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद हम। अब देखिए राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, बात करेंगे राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो पहले नंबर पर ले लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ या एक प्रकार से कह सकते हैं हम आधारशिला इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा रखी गई थी। फिर बात पूछ ली जाए कब रखी गई थी इसकी आधारशिला, तो 31 मार्च 1958 को एक प्रकार से कार्य प्रारंभ हो गया किसका? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। लेकिन बात करें कि ये जो नहर थी इंदिरा गांधी नहर, इसमें सबसे पहले पानी प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो पानी प्रारंभ करने का श्रेय जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किसको? तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर जो है पानी को प्रारंभ किया गया था। और ये कब प्रारंभ किया गया था? 1961 में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये जो पानी प्रारंभ किया गया राजस्थान में, तो कहां पर प्रारंभ किया गया? हनुमानगढ़ जिले में। इस परियोजना का पुराना नाम या प्राचीन नाम पूछ ले या प्रारंभिक नाम पूछ ले, तो इसका जो मूल नाम था उसका नाम क्या था? राजस्थान नहर। इसका जो मूल नाम था वो राजस्थान नहर था। इसके बाद में इसका नाम बदल दिया गया, तो नाम परिवर्तन किया गया कब इसका? 2 नवंबर 1984 को। 2 नवंबर 1984 का इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर। तो मुख्य तथ्य कुछ देख लेते हैं। बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, जिसे IGNP भी कहा जाता है। इसका निर्माण प्रारंभ या आधारशिला रखी थी गोविंद वल्लभ पंत ने। कब रखी? 31 मार्च 1958 को। पानी प्रारंभ किया गया, तत्कालीन प्रधान उपराष्ट्रपति थे
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 1961 में कहाँ पर सबसे पहले इसने किस जिले को लाभान्वित किया? प्रारंभिक स्तर पर इसने किया हनुमानगढ़ को। इसका जो प्राचीन नाम था, मूल नाम था, वह नाम क्या था इसका? राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था इसको प्रारंभ में। इसके बाद में इसका नाम बदल दिया गया और नाम का बदला गया 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर। और इसके बारे में जानकारी हम लोग देख लेते हैं। इसका उपनाम क्या है? हम बात कर रहे हैं किसकी? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या कहा जाता है? तो इसके 2 उपनाम है। एक तो राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है इसे, और क्या कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे। किसे? इंदिरा गांधी नहर को। ये 2 इसके उपनाम है। इसके बाद में बात करें इस परियोजना का जनक, मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक, या इसी को कोई और शब्द दे सकते हैं एक प्रकार से योजनाकार। इसके योजनाकार कौन थे या इसके जनक कौन थे? तो इनके जो जनक थे वो थे कंवर सेन। कंवर सेन। और इन्होंने जो ये इंदिरा गांधी नहर थी इसके संबंध में जो उल्लेख किया था 1948 में, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता। इस नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और ये जो पुस्तक लिखी इसी में इन्होंने जो है इंदिरा गांधी नहर का उल्लेख भी किया था। और पूछा जाए कि ये जो कंवर सेन थे, इनको ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाने का जो एक प्रकार से प्रेरणा मिली, वो किससे मिली थी? गंगा नहर से। तो ये कुछ एक तथ्य इसके बारे में हो जाते हैं। देखिए इसका उपनाम क्या है? इसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है और राजस्थान की जीवन रेखा भी बोला जाता है इंदिरा गांधी नहर को। इसके जो जनक थे या योजनाकार थे, नाम था उनका कंवर सेन। और कंवर सेन ने इस परियोजना का जो जिक्र किया वो अपनी पुस्तक में किया था, जिसका नाम था बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता। और ये पुस्तक कब लिखी गई? 1948 में। इसी में इसका उल्लेख मिलता है। और कंवर सेन को ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसको बनाने के उद्देश्य, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो गंगा नहर से मिलती है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर का जो मुख्य उद्गम है, इसका उद्गम होता है कहां से? सतलज या सतलुज एवं व्यास, सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज, हरिके बैराज से जो है प्रारंभ हो जाती है नहर, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये हरिके बैराज कहाँ पर पड़ता है? तो फिरोजपुर पड़ता है। कहाँ पर? पंजाब में। यहाँ से ये प्रारंभ होती है। बात करेंगे 2 चरणों में इसको पूरा किया गया। किसको? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। इसका जो प्रथम चरण था उसको राजस्थान फीडर कहा गया। और राजस्थान फीडर की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी थी? इसकी कुल लंबाई थी 204 किलोमीटर। अब ये 204 किलोमीटर लंबाई कैसे थी? इसकी 169 किलोमीटर की जो लंबाई थी वो कहां पर थी?
पंजाब में। इसकी 14 किलोमीटर की जो लंबाई थी वो कहां पर थी? हरियाणा में। और इसकी 21 किलोमीटर की जो लंबाई थी वो थी राजस्थान में। तो तीनों को मिलाकर क्या कहा गया? राजस्थान फीडर कुल लंबाई हो जाती है 204 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक था ये राजस्थान फीडर? तो कहां से प्रारंभ हुई थी? हरिके बैराज। तो हरिके बैराज से और मसीता वाली, या कई किताबों में लिखा हुआ मिलता है मसीता वाली हेड। तो हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक 204 किलोमीटर में। ये परियोजना, पहला जो चरण था इस परियोजना का, वो कब प्रारंभ हो जाता, कब इसका जो समापन हो गया? 1992 में यहाँ तक का जो कार्य था इसका समापन हो गया। एक बार वापस देखोगे, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज। हरिके बैराज पड़ता है कहाँ पर? फिरोजपुर पंजाब में। यहाँ से यह नहर प्रारंभ होती है। 2 चरणों में प्रारंभ संपूर्ण की गई। पहला जो चरण था उसको राजस्थान फीडर कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। इसकी 169 किलोमीटर की लंबाई पंजाब में है, 14 किलोमीटर हरियाणा में, और अंत में ये आ जाती है राजस्थान में। और इसकी कुल लंबाई 21 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में है। और ये हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली तक 204 किलोमीटर कुल लंबाई है। इसका प्रथम चरण है जो कंप्लीट हुआ 1992 में। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। बात करें दूसरे चरण की। अब तक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बने वो इंदिरा गांधी नहर से बने, तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा जो इसका चरण है उसमें कितना निर्माण होना था? टोटल 256। ये तो था प्रस्तावित, जबकि इसमें जो निर्माण किया गया वो किया गया कितने किलोमीटर? लगभग 445 किलोमीटर। कहां से कहां तक किया गया? तो पहले मसीता वाली जो हनुमानगढ़ में है से लेकर मोहनगढ़ जो कहां पर है? जैसलमेर में तक किया गया। और इसके बाद में इसको 165 किलोमीटर और बढ़ा दिया गया। और 165 किलोमीटर बढ़ाने के बाद में इसको पहुंचा दिया गया कहां तक? बाड़मेर तक। बाड़मेर में किस स्थान तक? गढ़रा रोड। गढ़रा रोड बाड़मेर तक इसका विस्तार कर दिया गया। और ये जो गढ़रा रोड बाड़मेर में इसका अंतिम बिंदु है, इसी को क्या कहा जाता है? 0 पॉइंट कहा जाता है। तो अब इसकी लंबाई जो कुल मिलाकर हो जाती है, कुल लंबाई द्वितीय चरण की वो हो जाती है 649 किलोमीटर। तो ये चीज हमको याद रखनी है। देखिए, दूसरे चरण में 256 किलोमीटर प्रस्तावित था, लेकिन निर्माण प्रारंभिक तौर पर किया गया 445 किलोमीटर। कहां से? मसीता वाली हनुमानगढ़ से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक। और फिर इसको 165 किलोमीटर और बढ़ा दिया गया। कहां तक? बाड़मेर में गढ़रा रोड तक। गढ़रा रोड में जहां पर ये समाप्त होती है उसे कहा जाता है 0 पॉइंट। इस प्रकार दूसरे चरण की कुल लंबाई हो जाती है 649 किलोमीटर। अब जो पूछा जाए, राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले जो है इससे लाभान्वित है? किससे? इंदिरा गांधी नहर से। तो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होने वाले जिले की संख्या है, मुख्य जिलों की संख्या 9। और ये 9 जिले कौन कौन से हो जाते हैं? पूरा तो बीकानेर संभाग है, जिसमें आ जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के बाद आ जाएगा चूरू। चूरू के बाद है बीकानेर। इसके बाद आ जाएगा जैसलमेर। इसके बाद आएगा जोधपुर। इसके बाद है बाड़मेर।
और अंतिम जिला हो जाएगा झुंझुनू। इन 9 जिलों को तो क्या उपलब्ध करवाया जाएगा इससे? पेयजल। तो लाभान्वित जिले हो जाएंगे मुख्य रूप से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और झुंझुनू। इन जिलों को जो है लाभान्वित किया जाएगा या किया जा रहा है, ये कह सकते हैं हम इससे। अब इससे 3 लिफ्ट नहरें और निकाली गई है। किससे? इंदिरा गांधी नहर से। इंदिरा गांधी नहर से जो 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, पहली का नाम है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर। इसे क्या कहा जाता है? जोधपुर की जीवन रेखा। मतलब जोधपुर शहर को पानी सप्लाई किया जाता है तो लाइफ लाइन कहलाती है जोधपुर शहर की। और जोधपुर के अलावा बाड़मेर को भी एक प्रकार से पानी यहाँ पर पहुंचाया जाता है इसके द्वारा। दूसरी है कंवर सेन लिफ्ट नहर। 3 लिफ्ट नहरों में दूसरी हो जाएगी कंवर सेन लिफ्ट नहर। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बीकानेर की जीवन रेखा। और बात कर लेते हैं तीसरी लिफ्ट नहर की। तो जो है गंधेली सेवा परियोजना, जो जर्मनी के सहयोग से प्रारंभ की गई। ये याद रखना है हमको। या इसी को एक प्रकार से इसका उपभाग हो जाएगा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, ये तीसरी नहर हो जाएगी। तो ये 3 लिफ्ट नहरें हैं। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर की लाइफ लाइन कहलाती है, कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर की लाइफ लाइन कहलाती है, और चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। किससे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। अब देखिए जो नहरें निकाली गई है इनके पुराने नाम कुछ और है, नए नाम कुछ और है। तो इनको एक बार हम देख लेते हैं कि इनका प्राचीन नाम क्या है। सबसे पहले बात करें लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। सबसे पहले पहली जो लिफ्ट नहर है इसका प्राचीन नाम था नोहर सोहवा लिफ्ट नहर। नोहर सोहवा लिफ्ट नहर का नया नाम हो गया है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। अगली है लूणकरणसर लिफ्ट नहर, नया नाम है इसका कंवर सेन लिफ्ट नहर। बीकानेर और गंगानगर लाभान्वित जिले होते हैं इससे। फिर बात करेंगे तीसरी लिफ्ट नहर की।
तो इसे कहा जाता है गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम हो गया पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इससे कहां पर जलापूर्ति होती है, तो बीकानेर और नागौर जिले में जलापूर्ति होती है। चौथी जो लिफ्ट नहर हो जाएगी उसका नाम है, प्राचीन नाम है बागड़सर लिफ्ट नहर। इसी का वर्तमान नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। बात किया जाए कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, तो मुख्य रूप से ये कौन सा जिला, बीकानेर जिला लाभान्वित होता है इससे। अगली हो जाएगी पांचवी, कोलायत लिफ्ट नहर। कोलायत लिफ्ट नहर, और कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम हो जाएगा डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर जो है, इसे मूल रूप से बीकानेर और जोधपुर जिलों को जलापूर्ति होती है पेयजल के लिए। छठी लिफ्ट नहर हो जाएगी कौन सी, फलोदी लिफ्ट नहर। इनके नए नाम जरूर आपको याद रखने हैं। फलोदी लिफ्ट नहर का ही नया नाम हो गया है गुरु जम्बेश्वर। लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। और सातवीं और अंतिम जो लिफ्ट नहर है इसका नाम है पोखरण लिफ्ट नहर। प्राचीन नाम तो है पोखरण लिफ्ट नहर, नया नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। और जय नारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है इससे लाभान्वित जिले हैं जैसलमेर और जोधपुर। तो ये 7 जो लहरें हैं इनका नया नाम याद रखना है, लाभान्वित जिले याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है कि इनका जो है पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है। तो पहली लिफ्ट नहर का नाम है, प्राचीन नाम नौहर सोहवा लिफ्ट नहर, वर्तमान नाम है इसका चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। अगली जो लिफ्ट नहर है, प्राचीन नाम था लूणकरणसर लिफ्ट नहर, वर्तमान में नाम है कंवरसर लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिले बीकानेर गंगानगर। उसके बाद तीसरी लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम था गजनेर लिफ्ट नहर, और नया या वर्तमान नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिले बीकानेर और नागौर। चौथी लिफ्ट नहर हो जाएगी कौन सी, बागड़सर लिफ्ट नहर, नया नाम वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिला बीकानेर। पांचवी लिफ्ट नहर है कोलायत लिफ्ट नहर, नया नाम डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिले बीकानेर और जोधपुर। अगली फलोदी लिफ्ट नहर है, नया नाम है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिले जैसलमेर बीकानेर और जोधपुर है। और अंतिम लिफ्ट नहर का नाम है पोखरण लिफ्ट नहर, नया नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिले हैं जैसलमेर और जोधपुर। तो ये कुछ एक जिले हो जाते हैं जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निकलने वाली नई जो लिफ्ट नहरें हैं उसके लाभान्वित जिले हैं। तो अगली जो हमारी नहर आ जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी परियोजना का नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना।
बात करें भाखड़ा नागल परियोजना की, तो मुख्य रूप से कितने राज्यों की? 3 राज्यों की जो मिश्रित परियोजना है। तो पंजाब है, पंजाब के बाद है हरियाणा, और हरियाणा के बाद राजस्थान। 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है ये। फिर सर्वाधिक लाभान्वित जिला है, तो राजस्थान का लाभान्वित जिला है हनुमानगढ़। इसके बाद में इस पर 2 बांध बनाए गए थे, भाखड़ा बांध और नागल बांध। तो भाखड़ा बांध और नागल बांध बनाए गए थे कब? पहला बांध बनाया गया सतलज नदी पर 1948 में। 1948 में जो बांध बना पहला, इसका नाम था भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कहां पर है? यह है हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर जिले में। और इसकी जो आधारशिला रखी थी वो 1948 में रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका लोकार्पण किया गया था कब? ये तो बनना प्रारंभ हुआ 1948 में, आधारशिला 1948 में रखी गई। और ये जो पूर्ण हुआ बनकर ये बांध, ये पूर्ण कब हो जाता है? तो ये 1963 में, ये हम बोल सकते हैं 22 अक्टूबर 1963 में ये बांध बनकर तैयार हो गया। कौन सा? भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध जब तैयार हो जाता है बनकर, तो इसका लोकार्पण किसने किया था? लोकार्पण किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और नेहरू ने जब इसका लोकार्पण किया तो इसको 2 उपनाम दे, तो भारत का आधुनिक मंदिर, और बोला क्या? और बोला चमत्कारी विराट वस्तु या बांध। और ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर। अब इस बांध के पीछे जो जलाशय है, इसे कोई क्या कहा जाता है? गोविंद सागर। और जो ये गोविंद सागर है, जो इस बांध के पीछे स्थित जल, इसको गोविंद सागर कहा जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरा जो बांध बन जाता है वो बांध बना, तो इसको एक बार देख लेते हैं वापस से। सबसे पहले भाखड़ा नागल बांध परियोजना, लाभान्वित राज्य 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित जिला है कौन सा? हनुमानगढ़। कहाँ पर बनाया गया? 1948 में प्रारंभ किया गया भाखड़ा बांध, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर जिले में बनाना प्रारंभ किया गया। 1948 में इसकी आधारशिला रखी जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री। पूर्ण हुआ ये 22 अक्टूबर 1963 में। और इसका लोकार्पण भी किया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसे क्या कहा गया? भारत का आधुनिक मंदिर या चमत्कारी विराट वस्तु के नाम से इन्होंने संबोधित किया। इसके बाद में दूसरा सबसे ऊंचा बांध है ये भारत का, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। इसके पीछे जो जलाशय है उसे गोविंद सागर कहा जाता है, जो भारत की मीठे पानी की स्वच्छ जल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। ये तो हुआ भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध के बाद अगला था नागल बांध। तो नागल बांध बना पंजाब में, और नागल बांध पंजाब में बना। तो इसका निर्माण 1952 में किया गया। और इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, लेकिन ये नागल बांध की ऊंचाई है 29 मीटर।
और लंबाई है 340 मीटर। तो मुख्य बांध जो है वो कौन सा है? भाखड़ा बांध। याद रखना है, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा और नांगल बांध दो अलग अलग है। भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में, नांगल बांध है पंजाब में। राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो हनुमानगढ़ है। अगली परियोजना के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फिर। तो अगली परियोजना जाती है व्यास परियोजना। वैसे देखा जाए ये अप्रत्यक्ष सिंचाई परियोजना है। अब इसको अप्रत्यक्ष सिंचाई परियोजना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि व्यास परियोजना का प्रमुख उद्देश्य जो है और क्या है? विद्युत निर्माण या बिजली का उत्पादन करना। बिजली का उत्पादन मतलब जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है व्यास परियोजना के द्वारा मुख्य रूप से। कौन सी नदियों पर है? तो रावी और व्यास दो नदियों पर बनाई गई है परियोजना। और कौन कौन से राज्यों की? तो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जैसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है व्यास परियोजना, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना है? देहल से है 20% और पोंग बांध से है 59%। तो व्यास परियोजना अप्रत्यक्ष सिंचाई परियोजना है। उद्देश्य विद्युत निर्माण। रावी और व्यास नदियों के संगम पर बनाई गई है। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। अगली परियोजना आ जाएगी यमुना लिंक नहर। यमुना लिंक नहर की बात करें, इसी को कई किताबों में लिखा हुआ है गुड़गांव या गुड़गांवा नहर। तो इसे कहां से निकाला गया है? इसकी बात करें तो यूपी में कहा? आगरा, मोखला से निकाला गया है। कौन सी नदी से? यमुना नदी से निकाला गया है। जिसका विस्तार अगर बात करें हरियाणा में कितनी प्रवाहित होती है? ये लगभग 88 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी प्रवाहित होती है? तो राजस्थान में ये प्रवाहित होती है लगभग 53 किलोमीटर। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है कामा तहसील है कहाँ की? भरतपुर की। कामा भरतपुर से प्रवेश करती है राजस्थान में। लाभान्वित भी भरतपुर की 2 तहसीलें हैं। एक तो है कामा तहसील और दूसरी है डीग भी कहाँ पर है? भरतपुर में। ये दोनों तहसीलें यहाँ पर जो है लाभान्वित होती है इसके द्वारा। तो ये यमुना लिंक नहर है, इसे गुड़गांव नहर के नाम से जाना जाता है। यूपी में आगरा के मोखला से यमुना से निकाली गई है। हरियाणा में इसका प्रवाह 88 किलोमीटर, राजस्थान में है 53 किलोमीटर। राजस्थान में प्रवेश करती है कामा भरतपुर से। लाभान्वित जो तहसीलें हैं वो भरतपुर की तहसीलें कामा और डीग। इसके बाद अगली जो परियोजना आ जाएगी, नाम है गंग नहर परियोजना। अब बात की जाए अगर इस परियोजना की,
तो इसकी आधारशिला जो रखी थी, आधारशिला रखी थी महाराजा गंगा सिंह ने। इनका एक उपनाम भी है, इन्हें बोला जाता है राजस्थान का भागीरथ। तो मतलब एक प्रकार से गंग नहर को यहाँ पर लाने के कारण इनका नाम रख दिया गया राजस्थान का भागीरथ। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 1921 में। और ये बनकर कब प्रारंभ हो गई, बनकर कब पूर्ण हो गई? तो इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था 1927 में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था जो तत्कालीन वायसराय थे, नाम था लॉर्ड इरविन। उनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। एक विशेष तथ्य यह है इसके बारे में कि राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है ये। और इसे कहां से निकाला गया था? तो ये पंजाब में जिला पड़ता है फिरोजपुर। फिरोजपुर के निकट है हुसैनीवाला के निकट से। कौन सी नदी से? सतलज नदी से निकाला गया था। इंपॉर्टेंट है, वापस देखिए एक बार। बात करेंगे गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना की आधारशिला महाराजा गंगा सिंह ने रखी थी। कब रखी थी? 1921 में रखी थी। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। बनकर कब पूर्ण हो गई? 1927 में पूर्ण हुई। उद्घाटन इसका तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इसके द्वारा किया गया था। और ये राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना थी। और इसे कहाँ से निकाला गया गंग नहर को? तो पंजाब का फिरोजपुर जिला है जिसके हुसैनीवाला नामक जो स्थान है वहां से सतलज नदी से इस नहर को जो है निकाला गया था। अगली परियोजना की बात करेंगे तो माही बजाज सागर परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माही बजाज सागर परियोजना, नाम से ही पता लग रहा है कौन सी नदी पर स्थापित की गई है? माही नदी पर स्थापित की गई है। तो अगर बात करें माही बजाज सागर परियोजना की, तो ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। बात करें इसमें अगर जल के बारे में, तो लगभग 45% जल राजस्थान के हिस्से आता है, जबकि 55% जल गुजरात के हिस्से आता है। लेकिन इस परियोजना पर विद्युत भी बनाई जा रही है। और जितनी भी विद्युत बनाई जाएगी 100%, मतलब संपूर्ण जो विद्युत मिलेगी वो किसको मिलेगी? किस राज्य को मिलेगी? राजस्थान को मिलेगी। ये चीज भी हमको यहाँ पर जो है ध्यान रखनी है। परियोजना को स्वीकृति कब मिली इसको? तो 1971 में इसको स्वीकृति मिली। कौन सी परियोजना को? माही बजाज सागर परियोजना को स्वीकृति मिलती है। फिर इसका शुभारंभ किया गया। तो इसका शुभारंभ किया गया कब? 1983 में। किसके द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी ने। कौन सी नदी पर निर्माण किया गया? माही नदी पर किया गया इसका निर्माण, माही बजाज सागर बांध का। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके लिए आता है, यह राजस्थान में
आदिवासी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी परियोजना है। अगर पूछे सर्वाधिक लाभान्वित जिला, सर्वाधिक लाभान्वित जिला है बांसवाड़ा। केवल आपको फैक्ट याद रखने, ज्यादा याद नहीं रखने। पूछ लिया जाए माही बजाज सागर बांध के बारे में, जिस पर यह परियोजना चल रही है, तो माही बजाज सागर जो बांध है, इस परियोजना का पहला जो चरण था वो बांध बनाया गया कहां पर, बांसवाड़ा में। इसको ऊपर की ओर देख लेते हैं एक बार हम। सबसे पहले देखेंगे माही बजाज सागर परियोजना। इसके जल पर 45% जल पर किसका अधिकार है, राजस्थान का, और 55% जल पर गुजरात का अधिकार है। लेकिन इस पर बनने वाली पूरी बिजली पर, विद्युत पर किसका अधिकार है, राजस्थान का। इस परियोजना को स्वीकृति मिलती है 1941 में, जबकि इस पर कार्य प्रारंभ हो जाता है। शुभारंभ इसका किया गया 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री। माही नदी पर निर्मित परियोजना है और यह राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। और सर्वाधिक लाभान्वित जिला आपसे बात की जाए तो बांसवाड़ा है। इसके बाद इस पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही बजाज सागर बांध कहां पर बनाया गया, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा कहां पर, किस जिले में है, बांसवाड़ा जिले में है। और क्या विशेषता है, ये राजस्थान का या राज्य का सबसे लंबा बांध है। तो फिर इसकी लंबाई क्या है, 3109 मीटर की लंबाई के साथ राजस्थान का सबसे लंबा बांध हो जाता है माही बजाज सागर बांध। वर्तमान में यहाँ पर कितनी जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है, तो लगभग 150 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। ये तो पहला चरण था जिसमें ये बांध बनाया गया माही बजाज सागर परियोजना में। दूसरे चरण में इसके एक छोटा बांध बनाया गया, कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध है। इसका जो निर्माण किया गया, इसमें 2 नहरें निकाली गई। एक नहर का नाम था भीखाभाई सागवाड़ा, और दूसरी नहर का नाम था आनंदपुरी। तो ये दूसरे चरण में कागदी पिकअप बांध बनाया गया, जिस पर से 2 नहरें निकाली गई सिंचाई के लिए, भीखाभाई सागवाड़ा और आनंदपुरी नहरें। और एक और इस पर बांध बनाया हुआ है, कड़ाना बांध। सामान्य रूप से आपको याद रखना है, कड़ाना बांध कहां पर है, गुजरात में। और जो कड़ाना बांध है, ये मूल रूप से इसको माही सागर बांध भी कहा जाता है। इसे बनाया किसने है, गुजरात ने बनाया है। और लाभ भी किसे मिलता है, गुजरात को ही मिलता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपको। प्रथम चरण में माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया, तो बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में इसका निर्माण जो है किया गया। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 3109 मीटर है। और वर्तमान में इस पर 150 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन जो है किया जा रहा है। माही बजाज सागर परियोजना में दूसरा चरण में किसका निर्माण किया गया, कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया। इससे 2 नहरें निकाली गई। इसकी एक नहर का नाम था भीखाभाई सागवाड़ा नहर सिंचाई के लिए, और दूसरी नहर का नाम था आनंदपुरी नहर। ठीक है। कड़ाना बांध भी कौन सी नदी पर है, माही नदी पर है।
जिसे महासागर भी कहा जाता है, गुजरात में है। और इसका लाभान्वित राज्य भी कौन सा है? गुजरात। और इस पर पैसा भी किसने लगाया है? गुजरात ने ही लगाया है। अगला जो है आ जाती है नर्मदा नहर परियोजना। बात करें नर्मदा नहर परियोजना, तो ये परियोजना कुल मिलाकर 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सी? एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। अब जो एक बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर, जिसे बोला जाता है सरदार सरोवर बांध। ये जो सरदार सरोवर बांध है, इसी के पास से ये नर्मदा नहर निकाली गई है। और ये नर्मदा नहर राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है। कहां से? सीलू गांव से। सीलू गांव में कहां से प्रवेश करती है? अगर तहसील का नाम पूछे सांचौर और जिले का नाम पूछे जालौर। सर्वाधिक लाभान्वित जिला भी कौन सा है? जालौर। और क्योंकि यह दक्षिण राजस्थान और जालौर जिले में प्रवेश करती है, तो इसका उपनाम भी है। उपनाम क्या है इसका? तो इसे कहा जाता है मारवाड़ की भागीरथी। मरुगंगा के नाम से हमने किसे कहा था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। मारवाड़ की भागीरथी किसे कहा जाता है? नर्मदा नहर को। एक और विशेषता है, राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना, जिसमें जो संपूर्ण सिंचाई होती है किसके माध्यम तो से होती है? फव्वारा। इसको स्प्रिंकलर वाली जो सिंचाई होती है वो किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान में की पहली परियोजना इसकी संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से, स्प्रिंकलर पद्धति से इसकी जो है सिंचाई की जाती है। ये याद रखना है हम लोगों को यहाँ पर। और इसमें सबसे पहले जो पानी पहुंचा था नर्मदा नहर का राजस्थान में, वो कब पहुंचा था? ये सन 2008 में पहुंचा था। ये कुछ एक इसके बारे में जानकारी है, याद रखना है। तो नर्मदा नहर 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। कौन सी नदी पर? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के पास से निकाली गई है। ये राजस्थान में प्रवेश करती है सीलू गांव, सांचौर, जालौर से। लाभान्वित जिला सर्वाधिक कौन सा है? जालौर। इसके बाद इसका उपनाम है इस नहर का, तो नर्मदा नहर को मारवाड़ की भागीरथी के नाम से जो है जाना जाता है। राजस्थान की पहली ऐसी सिंचाई परियोजना है जो संपूर्ण या पूर्णतः फव्वारा पद्धति पर या स्प्रिंकलर पद्धति पर आधारित परियोजना है। और राजस्थान में इसने प्रवेश किया 2008 में।